हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 8th क्लास है और इसी 8th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका जो है हिस्ट्री देख रहे हैं। हमारे अभी 3rd बुक देख रहे हैं और उसी का चैप्टर नंबर 7 आपका चल रहा है। और चैप्टर नंबर 7 के अंतर्गत जो है मेरे प्यारे बच्चों हम लोग देख रहे थे कि देशी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देख चुके थे कि कैसे जॉन मिल ने भारतीय पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया। इन सारी चीज़ों को देखें, कहाँ कहाँ कॉलेज खुले, कैसे कैसे वो आपका पैसा खर्च किया गया और हमारे यहाँ बहुत सारी पाठशालाएं थीं और वो पाठशालाएं किस तरह की चलती थी, ग्रामीण व्यवस्था की संरचना स्ट्रक्चर किस रूप से बना हुआ था, ये हमने इसको देख लिया और इतना हम लोग बात कर चुके थे। क्लियर है? अब यहाँ से आगे बढ़ना है। साल्विन द्वारा बनाया गया चित्र था, पहले एक बार देख लीजिए। ग्रामीण व्यवस्था में जो पाठशालाएं थी उनसे आप क्या समझते हैं, देखें फिर आगे बढ़ना है। आगे बढ़े। नई दिनचर्या, नए विचार। 19वीं सदी के मध्यम तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से शिक्षा पर था। कह रहे आप अगर देखोगे जो आपका 19वीं सदी है, उस 19वीं सदी का जो मुख्य ध्यान था वो कहाँ तक था आपका? वो जो था आपका मध्य तक शिक्षा के रूप में बनाना कि भैया हायर एजुकेशन को लेकर। इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के काम काज में कभी ज्यादा दखल नहीं दिया। कह रहे जो लोकल लेवल पर चीजें थी उन पर ज्यादा इंटरफेयर उन्होंने नहीं किया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा में सुधार लाने का फैसला किया। जो देसी शिक्षा व्यवस्था है इसमें थोड़ा सा आपका रिफॉर्म लाया जाए, इसमें उन्होंने सुधार की बात करी। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूदा व्यवस्था में भीतरी बदलाव किए जा सकते हैं। क्या है बदलाव किए? कंपनी एक नई दिनचर्या, एक नए नियम और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं को व्यवस्थित करना चाहती थी। इसके तहत इसलिए कहा जा सकता है कि कंपनी ने क्या कदम उठाया। पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक को 4 से 5 स्कूल की देखरेख करने का जुम्मा सौंपा गया। क्या रखा? पंडितों को, और बोला कि 4 से 5 स्कूल की जिम्मेदारी है। पंडितों का काम पाठशालाओं को दौरा करना और वहां अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिए गए कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें। आप जान चुके हैं कि अब शिक्षा विभाग की स्थापना हो चुकी। क्लियर है? क्या है? शिक्षा विभाग। ठीक। कक्षाओं को नियमित रूप से समय सारणी के अनुसार पढ़ाया जाएगा और अब अध्यापन पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। विद्यालयों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षागत रूपरेखा तैयार की जाएगी। विद्यालयों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें और नियमित रूप से कक्षाओं में आए, ये सीट पर बैठे और अनुशासन के नियमों का पालन करें। कैसे जो नियम है उन अनुशासन का पालन को करना है। तो अब अंग्रेज क्या है, भारतीय शिक्षा पर ध्यान देने लगे। उन्होंने ग्रामीण व्यवस्था की शिक्षा को बदलने का या उसको सुधारने का अपना प्रयास उन्होंने प्रारंभ किया। क्लियर है? आगे बढ़ जाए। इन नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं को सरकारी अनुदान मिलने लगा। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी गई। जिन गुरुओं ने सरकारी शिक्षा का निर्देश पालन करने की वजह स्वतंत्र बने रहने की अथवा सरकारी प्राप्त करने और नियमों से चलने वाली पाठशालाओं के सामने कमजोर पड़ा। इन नियमों और दिनचर्याओं का एक भी नतीजा नहीं हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसानों के बच्चे भी पाठशालाओं में जा सकते थे क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफी लचीली थी। इन नई व्यवस्थाओं के अनुरूप की मांग थी।
कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाएं और अब कटाई के मौसम में बच्चे को अभी स्कूल आना जरूरी था, जबकि उस समय पर गरीब बच्चे खेतों में काम करने का जायजा करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ पाता है तो उसके अनुशासनहीनता माना जाएगा, यानी बच्चा पढ़ने लिखना नहीं चाहता। अगर कोई बच्चा नहीं आ रहा है, स्कूल नहीं आ पाता है, घरों के खेतों में काम करने के लिए जाता है, तो उसको क्या माना जाएगा? अनुशासनहीनता। यानी कि जो शासन को मेंटेन करे, जो नियम कानून बनाए स्कूल के आने के लिए, आप नहीं आ रहे हैं, आप उसको फॉलो नहीं करते, तो अनुशासनहीनता के तहत उसको रखा जाएगा कि वाकई में वो पढ़ना लिखना नहीं चाहता है। ऐसी बात की गई। अब देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्यसूची। अब आइए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यसूची। केवल अंग्रेज अफसर ही भारत में शिक्षा के बारे में नहीं सोच रहे थे। केवल आप ही सोचो कि पढ़ने के बाद केवल अंग्रेज ही जो अफसर हैं, केवल वो ही शिक्षा के बारे में सोच रहे हैं। 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के विभिन्न भागों में बहुत सारे और विचारक शिक्षा के व्यापक प्रसार की जरूरत पर जोर देने लगे थे। यूरोप में आ रहे बदलावों से प्रभावित हुए कुछ भारतीयों का मानना था कि पश्चिमी शिक्षा भारत का आधुनिकीकरण कर सकती है। कुछ कह रहे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो भारत को मॉडर्न बना सकती है। आधुनिकीकरण यानी कि नए शिक्षा के अनुसार वो चीजों को बना सकती है। उन्हें अंग्रेजों से आह्वान किया कि वो नए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय खोलें। नए स्कूल की बात की, कॉलेज की बात की और विश्वविद्यालय कॉलेज की बात। स्कूल मतलब होता है आपका प्राइमरी लेवल का, कॉलेज होता है 10th-12th वाला, विश्वविद्यालय होते हैं जहाँ पर आपकी कोई व्यावसायिक या किसी तरह की बड़ी जो आपके कोर्स होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, उनको कहते हैं विश्वविद्यालय। तो उन्होंने कहा कि भैया आप खोलो और ज्यादा पैसा खर्च करो। तब करें। इस दिशा में कुछ प्रयास के बारे में आप चैप्टर नंबर 9 में पढ़ोगे कि शिक्षा के लिए जो कुछ पैसे पर प्रयास किया गया, अध्याय 9 में उसको विस्तृत से आपकी चर्चा है। परंतु बहुत सारे पश्चिमी शिक्षा के विरोधी थे। कुछ लोग ये चाहते थे कि जो यूरोपीय शिक्षा है वो नहीं आनी चाहिए, कुछ लोग उसका विरोध करते थे। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर इस तरह के लोगों में से थे। तो ध्यान रखना, और वेस्टर्न शिक्षा का विरोध किसने किया है? महात्मा गांधी ने किया है, और जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर हैं इन्होंने भी किया है। लेकिन मजे की बात देखिए, खुद दोनों पढ़े लिखे थे, ये बड़ी बात थी। देख लिया, अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया है। महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा किया है। इसके प्रभाव में आकर लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठतर मानने लगे हैं और अपनी शिक्षा के प्रति गौरव नष्ट हो गया है। जो उनका गौरव है नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा है, इसे भारतीयों को दास बना दिया गया है। इसने लोगों पर प्रभाव डाला है कि उनके मुताबिक पश्चिम से आने वाली हर एक चीज की प्रशंसा करने वाले, इन संस्थाओं में पढ़ने वाले, भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने वाले महात्मा गांधी ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारत के प्रति प्रतिष्ठित और स्वाभाविक का भाव पुनर्जीवित करें। कैसा है? तो उनका भाव है वो कैसा हो? पुनर्जीवित हो। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें विश्वविद्यालय का आह्वान किया और वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ देंगे। अंग्रेजों को बताया गया कि वे गुलाम बने रहेंगे और उनकी तैयारी में नहीं रहेंगे। अगर पढ़ेंगे तो गुलाम बन जाएंगे, उन जैसी शिक्षा पालेंगे, श्रेष्ठ नहीं होंगे, हीनता का बोध होगा। ऐसे करके चीजें थोप दी गई कि उन संस्थानों में पढ़ेंगे जहाँ ब्रिटिश का शासन पसंद करेंगे। तो बहुत सारे विचार मंगन चीजें आई। तो कुछ लोगों का तर्क भी कभी कभी आपका प्रासंगिक लगता है कि भाई ऐसे हो सकता है, लेकिन
उस जमाने में पाश्चात्य शिक्षा हमारे अंधकार को दूर करने का एक माध्यम अच्छा साबित हो सकती थी, जो हमें देखना चाहिए। आगे बढ़े। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए। उनके मुताबिक अंग्रेजों में दी जा रही भारतीय शिक्षा अपाहिज बना देती है। महात्मा गांधी ने कहा कि दृढ़ मान्यता थी केवल भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए। ये शिक्षा किसके पक्षधर थे? भारतीय भाषाओं के, कि वो जो शिक्षा हो वो आपकी वर्नाकुलर हो। अब कोई व्यक्ति बंगाली है तो उसको बंगाली में शिक्षा दी जाए, कोई अगर गुजरात का तो उसको गुजराती में शिक्षा दी जाए। उनमें से अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया गया, अपने ही भूमि पर अजनबी बना दिया गया। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, भारतीय संस्थानों से घृणा करने वाले, अंग्रेजी शिक्षित भारतीय जनता से जुड़ने का तौर तरीका भूल चुके थे। वो स्थानीय संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीयों जनता जोड़ने का तरीका भूल चुके थे। महात्मा गांधी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। ये बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर में जो मौखिक ज्ञान की वजह क्या है? केवल वो लिखने और पढ़ने पर केंद्रित है। उसका मतलब मौखिक ज्ञान नहीं है। वो जो हम बताते हैं कि भाई इस तरह से, देखिए हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ गुरु परंपरा की पाठशाला में बुक नहीं थी। जो गुरु मुख से कहता था वो ही चीजें होती थी। उसमें पाठशालाओं पर जोर दिया, लेकिन जीवन अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती थी। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी कि पढ़ना लिखना की क्षमता पा लेना ही शिक्षा नहीं है। आप पढ़ लिख लिए और आप कह दो कि भैया हम आप में शिक्षित हो गए, तो ऐसा नहीं है। मेन बात है कि आपकी क्षमता का विकास होना चाहिए, आपके दिमाग और आत्मा का विकास होना चाहिए। ये तो बात कर रहे थे, क्लियर है? इसके लिए लोगों को हाथ से काम कराना पड़ेगा, हुनर सिखाने की बात की गई, और जानना पड़ेगा कि विभिन्न चीजें किस तरह से काम करती हैं और उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता दोनों विकसित होंगे। यानी कि ये व्यवहार परक शिक्षा की बात कर रहे थे। यानी कि आप जो पढ़ा रहे हैं थ्योरी में, साथ में आप उसको प्रैक्टिकल रूप में भी दिखाओ। क्लियर है? तो ये इन्होंने शिक्षा के विषय में अपनी बात रखी और समझाने का प्रयास। आगे बढ़े, चलिए फोटो को देखिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी बैठे हैं गले में माला पहने हुए, और उधर बैठे महात्मा गांधी। चलिए देख लिया, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे। और रविंद्रनाथ टैगोर ने एक स्कूल खोला था, विद्या निकेतन। और देखिए लड़कियां बैठी हुई हैं, ठीक है। जैसा कि राष्ट्रीय भावना का प्रसार कई दूसरे विचारक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोच रहे थे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था के अमूल तौर से भिन्न थी। अब अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा लगाई, लेकिन कुछ लोग थे जो भारतीय थे, वो इस शिक्षा को बिल्कुल परिवर्तित रूप में या परिवर्तित पैटर्न में इसको सोच रहे थे, और नए पैटर्न की हम लोग बात कर रहे थे। क्लियर है? ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन। आप में से बहुत सारे दोस्त शांति निकेतन के बारे में सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने यह संस्थान 1901 में शुरू किया। टैगोर जब बच्चे थे तब स्कूल जाने में उन्हें बहुत चिढ़ाते थे। वहां उनका दम घुटता था और उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था।
टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल में कोई जेल हो, क्योंकि वहां बच्चे मन चाहा कभी नहीं कर पाते थे। जो उनके मन में है वो लोग कभी नहीं कर पाते थे। दूसरे बच्चे शिक्षा को सुन रहे होते थे और उनका दिमाग कहीं और भटक जाता था, यानी कि पढ़ कहीं और रहे हैं और दिमाग कहीं और चला गया। ऐसे भी पहले होती थी और ये मन का तो बड़ा खेल रहा है। आगे बढ़े। टैगोर का दिमाग कहीं और भटकता। टैगोर ने कहा कि दिमाग कहीं और भटक जाता है। कलकत्ता में अपने स्कूल जीवन के अनुभव ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचार में काफी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें और वे मुक्त और रचनाशील हों। कैसे हों? वो मुक्त हो और रचनाशील हो, जहां वे अपने विचारों और आकांक्षाओं पर समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बच्चों का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। वह अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था के कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होनी चाहिए। जो शिक्षा व्यवस्था की कड़े चीज है उनसे मुक्त होना चाहिए। शिक्षा कल्पनाशील हो, बच्चे को समझता और उनके अंदर में उत्सुकता जानने की चाह विकसित करें। और टैगोर के मुताबिक वर्तमान स्कूली शिक्षा रचनाशील और चकित होने के लिए उसके स्वाभाविक गुण को मार देता है। कह रहा है अगर उसका रचनाशील चकित नहीं होगा तो जिसको स्वाभाविक गुण है तो वो खुद चीजों को सीख सकता है, समझ सकता है, वो उनको मार देता है, उन गुणों को। क्लियर है? ये देखा है। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित की जा सकती है। इसलिए उन्हें कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला किया, जहां सिर्फ निर्मल शांति से भरी शांति निकेतन दिखाई दे। प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चे अपनी स्वाभाविक सृजनात्मक मेद विकसित कर सकें। और बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में एक जैसे थे, बेमुकस एक जैसे रखते थे, लेकिन इनके बीच में फर्क था कि गांधी जी सभ्यता और कम मशीन प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता, भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ मिश्रित चाहते थे। उन्हें शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। ठीक, क्या करा उनपे कि हम कला भी सिखाई जाए, विज्ञान भी, और जो आपकी प्रौद्योगिकी है उस पर भी थोड़ा सा जोर दिया जाए। ये उनकी ऐसी कोशिश रही। तो पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ असल में शिक्षा कैसी होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि जो पाश्चात्य शिक्षा है वो बच्चों को बांधती है, समय बौंड कराती है, वो सृजनात्मक नहीं बनाती, उनको खुलने का माहौल नहीं मिलता। स्कूल में बच्चा आए, अगर वो डर रहे, सहमा रहे, वो चीजों को ना समझे, खाली पढ़ाया जा रहा है, उसका दिमाग कहीं और है, खाली वो क्लास में बैठा हुआ, तो वो चीजें क्या रचना करेगा? क्या किसी को आपका सृजनात्मक करेगा? क्या वो कुछ सीखेगा? इन सब के लिए प्रॉपर उसका दिमाग होना चाहिए। दिमाग तब होगा जब वो फ्री होगा, उसको खुशी, उसे स्कूल आते हुए खुशी होनी चाहिए, तभी तो वो एक सृजनात्मक रूप में डेवलप हो सकता है। और वो शिक्षा सृजनात्मक रूप में होगी तो ही वो परिक है। उसके लिए हमको क्या चाहिए? निर्मल शांति का परिवेश चाहिए, जहां पर शांति निकेतन दिखाई दे, यानी कि शब्द है शांति निकेतन। उसी के बाद उसी के आधार पर विद्यालय बना, जिसका नाम रखा गया शांति निकेतन। और यही है शांति निकेतन, जहां बहुत सारे मालूम है टैगोर और गांधी की चीजों की व्यवस्था हम लोगों ने देखी। हो गया? आगे बढ़े। चलिए, तो देखा आपने कैसे विद्यालय, कैसे निकेतन थे। चलिए
तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।